हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSS नेचुरल साइंस के एग्जाम के लिए क्लास 9th की NCERT का मोशन का चैप्टर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मोशन के हमारे एग्जाम के लिए, वो सारे आज हम कवर करेंगे, उनके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलो करते हैं हमारी वीडियो स्टार्ट। तो हमारे देखो इसमें पहला टॉपिक है इन एवरीडे। इसमें देखो 3-4 जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मोशन की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद रेस्ट की डेफिनेशन, फिर डिस्टेंस, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है स्पीड, फिर आता है वेलोसिटी, ठीक है। फिर आता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बाद फिर आता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है इसके बाद, और लास्ट में आता है सर्कुलर मोशन। और 3 इक्वेशन होती है इसमें मोशन की, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टॉपिक्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो हम खाली इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनका कंसेप्ट एग्जांपल देखेंगे कि हाँ भाई क्या होता है मोशन की डेफिनेशन। जैसे इसमें दे रखा है पहली लाइन, वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। यानी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ, तब हम क्या कहेंगे, वो किस में है, मोशन में है। मतलब टाइम चल रहा है और टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब उसकी जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है, मोशन की स्टेट है उसकी। और जब टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब उसकी स्टेट किसकी है, रेस्ट की स्टेट है। तो मोशन की तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। और रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। ये डेफिनेशन होगी रेस्ट की। यानी मोशन के अंदर तो पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ, और रेस्ट के अंदर पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। तो ये हो गया मोशन, ये हो गया रेस्ट। अब देखो मोशन के एग्जांपल दे रखे हैं, बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स, ठीक है। एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सी आर ऑल इन मोशन, ठीक है, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हो रही है किसके साथ, टाइम के साथ साथ। अब आगे देखो इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर to be moving for one person and stationary for some other. For the passenger in a moving bus, the roadside trees appear to be moving backward. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving. However, a passenger in the bus sees his fellow passenger to be at rest. What does this observation indicate? अब देखो किसी का भी हमें अगर बताना है कि कोई भी रेस्ट में है या फिर कोई भी मोशन में है, ये कैसे बताएंगे हम, उसके पोजीशन देख के। जैसे अब मान लो रेफरेंस पॉइंट देखना पड़ेगा उसका। अब देखो कोई मान लो बाहर खड़ा है, ठीक है, एक इंसान बाहर खड़ा है और एक बस जा रही है, ठीक है, और बस के अंदर बैठे हैं पैसेंजर। अब जो ये बाहर खड़ा है, इसके लिए जो ये अंदर है बैठे हुए हैं, ये इनकी पोजीशन किसकी है, इनकी पोजीशन है मोशन की, ठीक है, क्योंकि बस किसमें मोशन, तो ये बाहर खड़ा है, इसको क्या लगेगा कि अंदर जो बैठे हुए हैं पैसेंजर, उनकी पोजीशन क्या दिखाई देगी, इसको मोशन की दिखाई देगी। लेकिन अगर यही इंसान अंदर बैठ जाए इनके साथ, ठीक है, यही इनके साथ अंदर अगर बैठ जाए तो क्या होगा, इनको इसको अब इनकी पोजीशन कैसी दिखाई देगी, रेस्ट की दिखाई देगी, क्योंकि ये भी अब बस के अंदर है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन के हिसाब से पता लग रहा है ना हमें कि इनकी जो स्टेट है वो कैसी है। अगर बाहर है तो तब तो इसको लग रहा है कि ये किसमें है, रेस्ट में है, और अगर इनके साथ बैठा हुआ है अंदर, तब इसको क्या लग रहा है, ये किसमें है, रेस्ट में है, और बाहर जब क्या लगा इसको, ये मोशन में है। तो यही इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि अगर कोई बाहर खड़ा हुआ है और बस जा रही है, तो उसको क्या लगेगा, जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं उनकी पोजीशन किसकी है, मोशन की है, और अगर वो उनके साथ अंदर बैठ जाए तब उसको क्या लगेगा कि जो उनकी पोजीशन है वो किसकी है, रेस्ट की है। तो ये हमें रेफरेंस पॉइंट देखना पड़ता है कि क्या पोजीशन चल रही है। अब जैसे मान लो कोई अर्थ के ऊपर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको जो दूसरा आदमी खड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, उसकी पोजीशन क्या लगेगी, रेस्ट की लगेगी। और अगर यही इंसान बाहर स्पेस में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या लगेगी, इसकी पोजीशन, जो यहाँ अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है आदमी, उसकी मोशन में लगेगी, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना। तो क्या लगेगा उसको, और रिवॉल्व भी कर रही है, तो उसको लगेगा जब वो बाहर स्पेस में होगा तो ये इंसान उसको मोशन में दिखाई देगा। अब इसके साथ खड़ा होगा वो यहाँ, तो इसको क्या लगेगा, उसकी पोजीशन रेस्ट पे दिखाई देगी। नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि वी शैल आल्सो लर्न टू एक्सप्रेस मोशन देयर सिंपल इक्वेशन ग्राफ, लेटर वी शैल डिस्कस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। अब देखो मोशन के बारे में बताया गया इधर कि डिस्क्राइब, therefore to describe the position of an object we need to specify a reference point called the origin। यानी हमें किसी की भी पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब देखो मान लो इस वाले जो ये जो दिखा रखी है ये स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर ये जो पॉइंट ओ है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट मान लो इसको, या फिर ओरिजिन। जैसे कोई कहता है कि भाई मेरे घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है, इसका मतलब जो उसका घर हुआ वो क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन हुआ। अगर कोई कहे मेरे स्कूल से घर की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, इसका मतलब स्कूल क्या हुआ, ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम माने कि डिस्टेंस माना जाए, जहाँ से बताया जाए कि यहाँ से डिस्टेंस इतना है उस जगह का, वो जगह क्या होती है, ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। अब आते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन के ऊपर। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, जो टोटल पाथ हमने कवर किया या फिर ट्रैवल किया उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। जो भी टोटल पाथ या फिर टोटल पाथ जो हमने कवर किया या फिर ट्रैवल्ड किया, टोटल ट्रैवल्ड पाथ या फिर उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब देखो इसमें समझाते हैं तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो इसके अंदर, अब मान लो कोई इंसान
यहाँ से ओ से चला और बी से होते हुए सी से होते हुए कहाँ पहुँच गया, ए के ऊपर पहुँच गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, यहाँ से ए से वापस चला वो और आके कहाँ रुक गया, सी के ऊपर रुक गया, ठीक है। अब उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ये है और फाइनल पोजीशन ये है। अब कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताओ क्या होता है, तो देखो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पहले 0 से गया वो कहाँ तक, 60 तक, तो कितना हो गया 60। फिर वापस आया कहाँ, बी के ऊपर, कितना हो गया प्लस, ये हो गया 5 5 10 5 15 और 5 20 और 5 25, 5 का गैप है ना, ठीक है। उसके बाद वो बी से कहाँ पहुँचा, सी के ऊपर, तो कितना आया 5 और 5 10 10 और जुड़ गया। तो टोटल डिस्टेंस पूछे तो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा कितना 60 + 25 85 और 10 95, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया 95। अब कोई पूछे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, यही तो हुआ, ये कितना है 5 10 15 20 25, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 25 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना हुआ उसका, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 95, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर करता, जो टोटल पाथ उसने ट्रैवल किया उसको हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसे हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और हमेशा याद रखना है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कम होगी किससे, डिस्टेंस से, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कम होगी या फिर बराबर होगी किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। उससे डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी, सर्कुलर पाथ के अंदर देखो, या फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन पे देख लो, अगर स्ट्रेट लाइन पे मान लो कोई भी इंसान यहाँ से ए पॉइंट से चला और बी के ऊपर पहुँच गया, ठीक है, फिर बी से दोबारा वापस ए के ऊपर आ गया, अब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो है, ठीक है। ऐसे ही सर्कुलर पाथ में जिस मान लो ए से चला और वापस ए के ऊपर पहुँच गया, ठीक है, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, लेकिन टोटल डिस्टेंस कुछ ना कुछ उसने कवर किया होगा ना, तो हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, ठीक है, जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होंगे तब। अब देखो दो क्वांटिटी होती हैं, एक होता है वेक्टर, ठीक है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिनके अंदर क्या हो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, वो तो होती है वेक्टर क्वांटिटी। और जिनके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे किसी को वेट बताना अपना, जैसे 10 kg, ठीक है, ये होता है मास। अब देखो इसके अंदर 10 क्या है, 10 तो मैग्नीट्यूड है, kg क्या है उसकी यूनिट है, ठीक है। 10 क्या है मैग्नीट्यूड और kg क्या है उसकी यूनिट। यानी अगर मान लो मैं कहूँ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, खाली उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करेंगे, मीटर में, याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आ गया था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन दे रखी है, एज द ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे 5 10 15, ठीक है, और टाइम मान लो ले रहा है वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। अब देखो इंटरवल 2 घंटे का ही है ना, इधर भी 2 गैप देखो, इधर भी 2, ठीक है, और डिस्टेंस 5 यानी 5, यानी हर 5 किलोमीटर कितने टाइम में कवर कर रहा है वो, 2 घंटे में कवर कर रहा है। इसका मतलब इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, इधर टाइम इधर डिस्टेंस, और ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन का। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा, जब वो जो टाइम उसका जो अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, या फिर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, ठीक है। यानी मान लो क्या हो कि 5, ठीक है, फिर 15, फिर इधर हो 22 ऐसे, ठीक है। यानी जो इंटरवल का हमारे जो इनके बीच का गैप आएगा ना वो अलग अलग डिस्टेंस आएगा, और टाइम आएगा ना वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे इधर 1 घंटे में कवर करा, इधर 3, फिर इधर 4, जैसे इधर तो 2 का गैप, फिर इधर आ गया 1 का गैप, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइम, इसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इसमें स्पीड आ गया। अब देखो स्पीड क्या होता है, रेट बताना हमें, कितने रेट पे वो डिस्टेंस कवर होता है, रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, ठीक है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स उसे क्या बोलेंगे, स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ऐसे ही टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा इधर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड की यूनिट निकालनी होती है, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या जाएगी, मीटर पर सेकंड, या फिर इसे कैसे लिखते हैं, मीटर सेकंड माइनस 1, ठीक है। अब इसमें यही बताया गया कि उसकी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑन द अदर वे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और स्पीड का खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है स्केलर, एस एस से याद रखना, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर, वी वी। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला भी बताया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला।
अब एक और चीज़ आती है, जैसे कई बार क्वेश्चन में हमें मिलता है किलोमीटर पर आवर में, हमें उसको चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5/18 से। और जब हमें मीटर पर सेकंड में मिले और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तब क्या करेंगे, उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कहाँ से आया 5/18, 5/18। अब देखो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और आवर को सेकंड में चेंज करना है, 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकंड। इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, ये आ गया 5/18। ठीक है, ऐसे ही जब हम मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर में, तब कैसे आएगा, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000, और 1 सेकंड में कितने घंटे, 1/3600। ठीक है, अब ये नीचे आएगा 1000 और ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 3600 डिवाइड बाई 1000। अब इसको कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 5, इधर आएगा 18 और कितना आएगा 18 डिवाइड बाई 5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वेलोसिटी आती है आगे। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी की डेफिनेशन हमेशा याद रखना, स्पीड विद डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही है लेकिन उसकी क्या है, डायरेक्शन। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये फॉर्मूला आता है वेलोसिटी का। ठीक है, याद रखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और सेम इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। स्पीड विद डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। ये आ गया इधर, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये वेलोसिटी क्या हो गई, डेफिनेशन। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये हम किसका फॉर्मूला होगा, एवरेज वेलोसिटी का। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, ए वी माइनस यू डिवाइड बाय टी। वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या होता है, टाइम। और इसे हम क्या बोलते हैं, चेंज हो रही है ना, इधर देखो वेलोसिटी वी माइनस यू दे रखा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डिवाइड बाय टाइम, इसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, इधर होता है वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। यूनिफॉर्म मोशन की बता रखी है इसमें, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी इंटरवल इज 0। यानी यूनिफॉर्म मोशन में बताया इसने, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टाइम और डिस्टेंस दोनों सेम इंटरवल के साथ बढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कोई चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में। चेंज नहीं होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता रखा है इसमें, एक्सेलरेशन विच इज मेजर रेट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाय टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे आएगी, देखो ऊपर क्या है, स्पीड, तो मीटर पर सेकंड, नीचे भी सेकंड। ठीक है, ये नीचे डिवाइड होगा ना, तो एस इंटू एस क्या आएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन का यूनिट आ गई। देखो इस ये लाइन इंपॉर्टेंट, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यानी यूनिफॉर्म जब उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी वेलोसिटी इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज होगी, तो क्या उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म। द मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमेशा याद रखना, द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग। और फ्री फॉलिंग का मतलब क्या है, जब भी कोई मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा, कौन सा, इसका अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो और उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा हो, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तब हम उसके जो मोशन को क्या कहेंगे, फ्री फॉल। ठीक है, और जब फ्री फॉलिंग मोशन, उसका जो फ्री फॉल हो रही है, तब वो एग्जांपल किसका है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, कि उसके अंदर उसकी वेलोसिटी इधर तो क्या होती है, इनिशियल 0 होती है, लेकिन फाइनल उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो उसका जो एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, फ्री फॉल बॉडी का। Next, there on other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. For example, if a car traveling along a straight line road increase its speed by unequal amount, यानी स्पीड बार बार उसकी इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे किसी की मान लो पहले 20 थी, फिर 25 हो गई, ठीक है, फिर 33 हो गई, फिर 40 हो गई, ऐसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 2 4 6 8, यानी टाइम तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी टाइम तो सेम बढ़ रहा है, ठीक है, 2 2 2 2, लेकिन स्पीड उसकी अलग अलग इंक्रीज हो रही है, इधर 5 बढ़ गई, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग बढ़ती जा रही है, जैसे इधर 7 बढ़ गई, यानी स्पीड अनइक्वल बढ़ रही है लेकिन टाइम इक्वल बढ़ रहा है, तो ऐसा मोशन क्या कहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे।
नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसके अंदर यही बताया गया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ। यूनिफॉर्म का ग्राफ तो आएगा ऐसे और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये है नॉन यूनिफॉर्म के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ऐसा इधर डिस्टेंस इधर टाइम, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी डायग्राम फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रखा है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक कार मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो इसी को क्या बोलेंगे हम, जब भी ऐसा ग्राफ हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसके अंदर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसके अंदर मतलब क्या है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, इसे बोलेंगे रिटार्डेशन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन, जिसके अंदर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा हो, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए। पहली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी तरह की s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल, a होता है एक्सेलरेशन, t टाइम और s ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। कभी स्पीड समझो इसको, ये s होता है डिस्टेंस, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके अंदर एक ही चीज़ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कि इसके अंदर जो हमारी स्पीड है वो तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमेशा याद रखना है जो हमारी स्पीड तो वो तो क्या होती है कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या होती है नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होती वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि सर्कुलर पॉइंट के ऊपर देखो, इस सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा, इसमें डायरेक्शन चेंज होती है हर पॉइंट के ऊपर। और जब डायरेक्शन चेंज होगी, जो वेलोसिटी हमें पता है क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है, इसका मतलब उसकी हर पॉइंट हर इंस्टेंट के ऊपर उसकी जो है वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज हो रही है। ये बता रहा था मोशन ऑफ एन एथलीट अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज देयर फॉर एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। वी नो दैट सर्कमफ्रेंस, अब उसकी स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा एक बारी में, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस वो कितनी होती है 2πr, उसका फॉर्मूला और नीचे टाइम का t, तो वही निकाल रखा v इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई t। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि कोई भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, यानी उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, उसकी स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, वो उसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और कैसा पाथ होना चाहिए, सर्कुलर पाथ के अंदर। इसके अंदर मैंने बता दिया वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, व्हेन एन एथलीट थ्रो ए हैमर और ए डिस्कस थ्रो, he should hold the hammer and discus throw in his hand and give it a circular motion by rotating his own body. Once he released the desired direction of the hammer, move in the direction with it was moving at a time it was released। यानी ये हमें पता है डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो होता है, जिसके अंदर एक रस्से के साथ एक हैमर बना होता है, वो बना होता है लोहे की बॉल एक, उसको फेंकते हैं ना, तो वो एथलीट भी यही यूज़ करते हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर उसको फेंकते हैं। मोशन, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजिशन, इट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला पॉइंट तो इसमें मोशन की डेफिनेशन बता रखी है। दूसरा है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी वो ये स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, उसका फॉर्मूला। एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसका फॉर्मूला। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी शोन थ्रू ग्राफ, यानी यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसे आएगा d और t, और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसा आएगा d और t, ठीक है। उसके बाद मोशन की तीन इक्वेशन, v इजल टू यू प्लस ए टी, एस इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इजल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये थे मोशन के चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो हमने पढ़ी। हम ऐसे ही अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसका, फोर्स वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो भी D SSS के लिए इंपॉर्टेंट होती है NCERT, इसलिए हम अब NCERT की एक्सरसाइज कवर करेंगे सारी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।